हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिसकी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट। राइट। तो सबसे पहली बात मैं रिकमेंड करूंगा आपको ये वीडियो देखने के बाद में इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देखना इस चैप्टर का। राइट, बहुत इंपॉर्टेंट एक तरह से इंट्रोडक्शन पार्ट होता है किसी भी चैप्टर का, क्योंकि पूरे कॉन्सेप्ट्स, पूरे फंडामेंटल्स, बेसिक्स वो सारे उसमें डिस्कस किए जाते हैं। और जो इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने बनाया है उसके अंदर वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस मैंने वहां पर डिस्कस किए। राइट, जो आपके एनसीईआरटी में भी नहीं है, उससे भी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस। राइट, पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट, फंडामेंटल सारे वहां पर मैंने डिस्कस किए हैं। तो इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देखिएगा, जिससे कि ये जो एक्सरसाइज आप कर रहे हो ये आपको बहुत ईजी लगेगी। राइट, जब आप इंट्रोडक्शन पार्ट देख लेते हो तो वहां पर फिर उसके बाद में एक्सरसाइज आप जब लगाते हो तो बहुत ईजी हो जाता है आपके लिए समझना। राइट, तो इस वीडियो को देखने के बाद में इंट्रोडक्शन पार्ट देखना, और वहां पर उसको देखने के बाद में फिर एक्सरसाइज नेक्स्ट वाली है वो आप जरूर देखना। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट। आ जाओ। तो हमारे पास में सबसे पहली बात है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। राइट, हमें यहां पर क्या बोल रखा है क्वेश्चन में, इसने कहा है कि भाई द कॉस्ट ऑफ नोटबुक जो है वो ट्वाइस है कॉस्ट ऑफ पेन की। राइट, तो आपको क्या करना है, यहां पर लीनियर इक्वेशन को फ्रेम करना है, लीनियर इक्वेशंस आपको बनानी है। यहां पर स्टेटमेंट आपको गिवन है और उस स्टेटमेंट को थोड़ा सा मैनिपुलेट करना है। राइट, और उसके इक्वेशंस आपको फॉर्म करनी है। बहुत आसान होता है इक्वेशन फॉर्म करना। राइट, जिस तरीके से मैं यहां पर आपको बताऊंगा उस तरीके से अगर आप इक्वेशंस फॉर्म करोगे तो आपके लिए क्वेश्चंस करना बहुत ईजी होगा, बहुत ईजी। देखो यहां पर बोल रहा है भैया इसके लीनियर इक्वेशन फॉर्म करो, और इसने कहा है कि कॉस्ट ऑफ नोटबुक जो है उसको आपको क्या लेना है, एक्स लेना है, और कॉस्ट ऑफ पेन को आपको क्या लेना है, यहां पर वाई लेना है। ठीक है सर, कॉस्ट ऑफ पेन को हम वाई लेंगे, कॉस्ट ऑफ नोटबुक को हम एक्स लेंगे। क्लियर। चलो अब पढ़ो, देखो स्टेटमेंट ये कह रहा है द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। तो आप कुछ भी नहीं है, ऐसी की ऐसी स्टेटमेंट यहां पे लिख लो कि भैया ये अपने को क्या कह रहा है। ये एक तरह से पहले मैं रिफली समझाऊंगा आपको और फिर फेयर आउट अपन करेंगे। इसने कहा है कि जो कॉस्ट ऑफ नोटबुक है, कॉस्ट ऑफ जो नोटबुक है वो क्या है, इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। राइट, ये अपने को इसने कहा है। अब सिंपल चलना है। कॉस्ट ऑफ नोटबुक जो है इसको अपने को क्या लेना है, इसने बोला कॉस्ट ऑफ नोटबुक को आप एक्स लो। तो मैंने कहा ठीक है भैया जी एक्स ले लेते हैं, ये लीजिए एक्स मैंने ले लिया। राइट, लीनियर इक्वेशन फॉर्म करते टाइम कभी भी कोई इक्वेशन फॉर्म करनी है तो एक चीज अपने को हमेशा ध्यान रखनी है, ये जो इज होता है ये कीवर्ड होता है, इसका मतलब होता है इक्वल। क्या होता है, इक्वल होता है। तो आपको क्या लगाना है, इक्वल। देखो कॉस्ट ऑफ नोटबुक हमने लेट करी है एक्स, तो हमने एक्स ले लिया, फिर इज आया, इक्वल लगाया, इज मींस इक्वल होता है। फिर इसने कहा ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, तो ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन मतलब टू मल्टीप्लाइड बाय, ट्वाइस मतलब होता है टू मल्टीप्लाइड, ट्वाइस किसी भी चीज का ट्वाइस करना, थ्राइस करना, थ्राइस आए तो थ्री मल्टीप्लाई, ट्वाइस करना है तो टू मल्टीप्लाई, तो टू मल्टीप्लाई कर दिया। कॉस्ट ऑफ पेन, कॉस्ट ऑफ पेन क्या थी, कॉस्ट ऑफ पेन को आपको लेना है क्या, कॉस्ट ऑफ पेन को लेना है वाई, तो हमने वाई ले लिया। तो x इज इक्वल टू 2y हमारी क्या बनेगी, यहां पर इक्वेशन बनेगी। हम कह सकते हैं x इज इक्वल टू 2y। बिल्कुल बेसिक से मैंने ये चीजें समझाई है। अगर किसी को लीनियर इक्वेशन का मतलब भी नहीं पता तो उस तरीके से मैंने यहां पर इक्वेशंस को फॉर्म किया है। ये इक्वेशंस यहां पर बन के आएगी, तो इसने कहा है टू वेरिएबल के फॉर्म में इसको आप रिप्रेजेंट करो, तो इस तरीके से आप यहां पर रिप्रेजेंट करोगे, सिंपल सी बात है। राइट, तो कैसे हमें करना है, अब इसको फेयर आउट कर लेते हैं। तो लेट कर लेते हैं सबसे पहले, तो लेट दी कॉस्ट ऑफ जो पेन है उसको आपको लेट करना है, कॉस्ट ऑफ नोटबुक, सॉरी कॉस्ट ऑफ नोटबुक को आपको लेट करना है एक्स। राइट, एक्स रुपीस, एंड कॉस्ट ऑफ जो पेन है उसको हम क्या लेट करेंगे, बी वाई रुपीस। राइट, अब आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करना है, यहां पर लिख लो ATQ बाय ATQ। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने जैसा बोला वैसे हमने इक्वेशंस फॉर्म कर दिए। तो इसने क्या बोला था अपने को, कॉस्ट ऑफ नोटबुक जो है वो क्या है, इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। इसने ऐसा बोला है तो मैंने लिख दिया, सिंपल सी बात है। अब कॉस्ट ऑफ नोटबुक क्या है भैया, कॉस्ट ऑफ नोटबुक हमारी एक्स है, तो मैंने एक्स बोल दिया।
इसका मतलब होता है, इस कीवर्ड का मतलब इक्वल, इक्वल बोल दिया, ट्वाइस है ट्वाइस 2y, ये लीजिए बन गई। तो x इज इक्वल टू 2y, यहां पर इक्वेशंस फॉर्म हो। क्लियर है? इस तरीके से इक्वेशंस बनानी होती। कभी भी अगर कोई क्वेश्चन आ जाए स्टेटमेंट बेस्ड, तो उसकी इक्वेशंस को फ्रेम करना आना चाहिए। कीवर्ड्स को आपको पकड़ना है, इस मतलब ये होता है ट्वाइस आए तो 2 मल्टीप्लाइड करना है, राइट? इस तरीके से अपन करते हैं, और प्रैक्टिस करेंगे जब इक्वेशंस की तो और देखेंगे। चलो सेकंड क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ax plus by plus c is equal to 0 and indicate the values of a b and c in each case, right? इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर मैंने पूरी डिस्कस करी थी कि भैया क्या होता है यहाँ पर, जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होती है वो किस फॉर्मेट में होती है, वो सारी चीजें। तो ये फॉर्मेट बेस्ड क्वेश्चन ही है यहाँ पर। तो देखो सबसे पहली बात, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये चैप्टर आपका 10th में भी पीछा नहीं छोड़ेगा। अभी 9th क्लास में पढ़ रहे हो, 10th में आएगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, वहां पर भी चीजें डील करनी पड़ेगी, तो इसलिए बहुत ध्यान से समझना। लीनियर इक्वेशन इन, ये है हमारे पास में टू वेरिएबल, राइट? अब इसका अगर हम देखें फॉर्मेट, तो फॉर्मेट क्या होता है सर? फॉर्मेट तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का फॉर्मेट होता है मेरे प्यारे बच्चे, बहुत ध्यान से, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये फॉर्मेट होता है हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। कोई भी लीनियर इक्वेशन होगी टू वेरिएबल की, वो इस फॉर्मेट में होगी, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इस फॉर्मेट में अगर नहीं लिखी हुई तो उसको इस फॉर्मेट में लिखना होगा, राइट? अब ये क्वेश्चंस अगर हम देखें तो इसने कहा है भैया एक्सप्रेस करना है लीनियर इक्वेशन इन फॉर्म, ये आपको पता है इस फॉर्मेट में होती है, एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ ए बी सी इन ईच केस। यहां पर आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं, फर्स्ट पार्ट है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 और 5 पे बार है, ठीक है? मैंने क्वेश्चन लिख लिया। अब यहां पर आपको बताना है कि भैया इसमें a कौन है, b कौन है, c कौन है, राइट? ये अपने को यहां पर बताना है। अब कैसे बताएंगे सर? तो पहली बात, इस इक्वेशन को पहले तो इस फॉर्मेट में लिखना है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में लिखो, राइट? ये लिखने के बाद में फिर हम बताएंगे भैया यहां पर a कौन है, b कौन है और c कौन है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? एवरीबॉडी प्लीज टेल मी फास्ट, क्या चीजें समझ में आ रही है? सबसे पहली बात, इस इक्वेशन को हमें इस फॉर्मेट में लिखना है, और फिर उसके बाद में हमें आइडेंटिफाई करना है कि भैया ए कौन होगा, बी कौन होगा, सी कौन होगा। अब यहां पर अगर हम देखें तो ए का जो कोएफिशिएंट है, राइट, एक्स का जो कोएफिशिएंट है वो ए है, तो ए कौन होता है मेरे प्यारे बच्चे? ए होता है एक्स का कोएफिशिएंट। बी जो होता है वो वाई का कोएफिशिएंट होता है, वाई का कोएफिशिएंट कौन होता है? बी होता है। और सी जो होता है वो कांस्टेंट टर्म होती है मेरे प्यारे बच्चे, इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म, राइट? क्या होती है? कांस्टेंट टर्म होती है। क्लियर है बात? बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात। तो यहां पर सबसे पहले इस फॉर्मेट में इस इक्वेशन को लिखेंगे, और फिर ए बी और सी कौन है वो देखेंगे। तो आ जाओ, यहां पर सबसे पहले क्या करेंगे इस फॉर्मेट में, तो इसको इधर लेते हैं भैया। तो सबसे पहली बात 2x लिखा हुआ है, 3y लिखा हुआ है, और ये कांस्टेंट टर्म को इधर लाना पड़ेगा, क्योंकि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू सॉरी लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल होती है वो इस फॉर्मेट में होती है। तो आपकी सारी की सारी वैल्यूज लेफ्ट हैंड साइड होनी चाहिए। तो ये 9.35 जो कांस्टेंट टर्म राइट साइड में है, इसको लेफ्ट साइड में लेके आओ। तो प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगी 9.35 पे बार। क्लियर है बात? ठीक है। अब बताओ मेरे को यहां पर ए कौन है, बी कौन है, सी कौन है भैया, कौन है? तो देखो x का कोएफिशिएंट a होता है, y का कोएफिशिएंट b होता है, और c कांस्टेंट टर्म होती है। तो यहां पर मैंने देखा कि x का कोएफिशिएंट a है 2, तो यहां पर a इस केस में क्या हो गया? 2 हो गया, ठीक है। b बताओ कौन है? b, तो b y का कोएफिशिएंट यहां पर 3 हो गया। और c कौन है सर? तो c मैंने देखा माइनस का 9.35 पे बार है, जो कांस्टेंट टर्म है। तो सबसे पहला काम यही करना है, पहले इस फॉर्मेट में लिखना है, मतलब सारी जो भी हमारी टर्म्स है उनको लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है इक्वल टू 0 लगा के, और फिर हमें बताना है ए बी सी कौन होगा। अगर आपने यहीं पे ही बता दिया ए बी सी, तो फिर तो आपका सी प्लस 9.35 पे बार होगा, जो कि गलत माना जाएगा। तो पहले इस फॉर्मेट में लिखना है, देन फिर आपको बताना है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, क्योंकि इसने बोला था इस फॉर्म में लिखी हुई है। चलो सेकेंड पार्ट, सेकेंड है अपने पास में x माइनस वाई बाय 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये अपने पास में क्वेश्चन है।
अब बताओ भैया, x का जो कोएफिशिएंट होता है वो a होता है, सिंपल सी बात है। तो पहले तो ये देख लो कि क्या इस फॉर्मेट में लिखी हुई है सारी की सारी टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड में है। तो मैंने देखा हाँ यार सारी की सारी टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड में, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं। तो a देख लो भैया, a कोएफिशिएंट ऑफ x होता है, यहाँ पर 1 है। b बताओ कौन है, तो b हमने देखा यहाँ पर। अब आप कहोगे b कौन है यार, b कौन है, b भैया क्या लिखे, अब समझना मेरी बात को। ये लिखा हुआ है माइनस का y/5। अब देखो ये जो y/5 है ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1/5 इंटू वाई। बोलो लिख सकता हूं, कोई परेशानी थोड़ी ना है भाई। y/5 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं 1/5 इंटू वाई। तो एक तरह से ये y/5 जो है ना वो इस फॉर्म में लिखा हुआ है, और आगे ये माइनस साइन है तो माइनस का। अब बताओ y का कोएफिशिएंट कौन हुआ, तो आप कहोगे माइनस का 1/5 होगा सर, राइट। तो यहां पर माइनस का 1/5 आएगा, ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, माइनस का 1/5। और c कौन है, c है हमारा कांस्टेंट टर्म जो कि है माइनस का 10। सिंपल, बस ए बी सी लिखना है इस क्वेश्चन में, कितना इजी क्वेश्चन है, राइट। चलो भैया बी सेकंड पार्ट हो गया हमारा कंप्लीट। थर्ड है हमारे पास में -2x+3y। तो इसको अब अपन रब कर देते हैं, ये आपके समझ में आ गया है कि क्या है भैया, ठीक है। इसको कर लेते हैं यहाँ पे। थर्ड पार्ट है माइनस का 2x प्लस का 3y और इक्वल टू 6, राइट। अब यहां पर देखो, सबसे पहला फॉर्मेट में है क्या, नहीं सर, एक टर्म यहां पर है, इसको इधर लेकर आओ। मैंने कहा हाँ यार सही, -2x प्लस 3y और माइनस का 6 इज इक्वल टू 0 लिया है, कोई परेशानी नहीं। अब हमने देखा कि सर x का कोएफिशिएंट यहां पर -2 नजर आ रहा है, मतलब x का जो कोएफिशिएंट है वो a होता है, a हो गया हमारा -2, b होता है y का कोएफिशिएंट, तो b हमारा यहाँ पर 3 नजर आ रहा है, और c सर हमें नजर आ रहा है कांस्टेंट टर्म माइनस का 6, लिख दिया हमने a b c, बस सिंपल। चलो फोर्थ पार्ट है हमारे पास में, देखते हैं। फोर्थ है x इज इक्वल टू 3y, x इज इक्वल टू, राइट। अब यहां पर देखो, सबसे पहली बात, क्या ये फॉर्मेट में है, नहीं है सर फॉर्मेट में, सारी टर्म्स को इधर लेकर आओ। मैंने कहा हाँ ले आते, 3y को इधर ले आओ, x माइनस 3y, और कुछ बचा नहीं। अब देखो यहां पर आपको थोड़ा सा क्या दिक्कत हो सकती है, दिक्कत क्या होगी कि सर यहां पर x वाली टर्म अवेलेबल है, y वाली टर्म अवेलेबल है, लेकिन कांस्टेंट टर्म अवेलेबल नहीं है। और जब आपके पास में कांस्टेंट टर्म अवेलेबल नहीं हो, मतलब c अवेलेबल नहीं हो, तो आप जीरो लगा सकते हो, क्योंकि जीरो का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो हमने कांस्टेंट टर्म लगा दी जीरो, और इक्वल टू यहां पर क्या होता है, इस फॉर्मेट में आपने लिख लिया। जो फॉर्मेट होता है हमारा ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, इस फॉर्मेट में अपन ने लिख लिया। अब यहां पर मुझे बताओ a कौन है, तो आप कहोगे x का कोएफिशिएंट होता है। तो x का कोएफिशिएंट यहां पर सर मुझे तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। अरे मेरे प्यारे बच्चे, अगर कुछ नजर नहीं आ रहा है, x का कोएफिशिएंट कुछ नजर नहीं आ रहा है, तो यहां पर क्या होता है, सबका मालिक एक होता है, 1 होता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अगर किसी का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो उसका मालिक कौन होगा, 1 होगा। तो वहां पर हमने 1 लगा दिया, तो a इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया, 1, ठीक है। b क्या है भैया, b y का कोएफिशिएंट, तो y के आगे -3 है तो -3। और c कौन होगा, c कांस्टेंट टर्म 0 है सर, 0, कुछ नहीं है यहाँ पर, कांस्टेंट टर्म अवेलेबल ही नहीं थी तो 0 है, तो c इज इक्वल टू 0, ठीक है। ध्यान रखना, इसको इस फॉर्मेट में लिखना जरूरी है, नहीं तो मार्क्स कट सकते हैं। क्लियर है, रिप्रेजेंट करना जरूरी है इस फॉर्मेट में, ठीक है। चलो फोर्थ पार्ट कंप्लीट, फिफ्थ पे चलते हैं, आ जाओ। तो इस तरीके से हमारे को इनको एक तरह से इंडिकेट, जो ए बी सी है, ये वैल्यूज इस तरीके से हमारे को लिखनी होगी। फोर्थ पार्ट तक हमारा कंप्लीट हो गया था, फिफ्थ पार्ट पे आ जाइए। 2x इज इक्वल टू माइनस का 5y, ये अपने पास पे, राइट। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है सर, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में लिखनी है। तो हमने देखा यहां पर, एक सेकंड, ब्लर तो नहीं हो रहा है ना, हाँ एक सेकंड, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ब्लर, नहीं, ठीक है। 2x -5 को ट्रांसपोज करेंगे तो +5, क्योंकि हमें ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्मेट में लिखना है, इज इक्वल टू 0 के फॉर्मेट। और मैंने देखा सर यहां पर भी कांस्टेंट टर्म अवेलेबल नहीं है, और अगर कांस्टेंट टर्म अवेलेबल नहीं है तो लगा दो भैया, क्या दिक्कत है, क्या फर्क पड़ता है यार, लगा देना, लगा दिया। अच्छा, तो a बताओ कौन है, a कोएफिशिएंट ऑफ x होता है 2 है, b कौन है, कोएफिशिएंट ऑफ y होता है 5 है, और c कौन है, c सर 0 है, c 0 है, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। चलो बहुत बढ़िया, सिक्स्थ वाला पार्ट कर लेते जल्दी से। सिक्स्थ है हमारे पास में 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0,
तो हमने देखा मेरे प्यारे बच्चे, कोरिया के बच्चे ने देखा, क्या देखा कोरिया के बच्चे ने, कि सारी की सारी टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड में है, मतलब लिखा हुआ है इस फॉर्मेट में। लेकिन कोरिया के बच्चे ने देखा y वाली टर्म अवेलेबल नहीं है, मिस है। हम अपनी तरफ से लगाएंगे y वाली टर्म, कोई दिक्कत नहीं। जब भी अपनी तरफ से अगर आप टर्म लगा रहे हो, जैसे y वाली टर्म अपन डाल रहे हैं इसके अंदर अपनी तरफ से, तो हमेशा ध्यान रखना 0y डाली जाती है। x वाली टर्म अवेलेबल नहीं होती तो 0x। क्या मेरी बात समझ में आ रही है ना? जब अपनी तरफ से अपन इंसर्ट करेंगे कोई भी टर्म, तो उसका कोएफिशिएंट, जैसे y वाली टर्म आपको इंसर्ट करनी है तो y का कोएफिशिएंट आपको क्या रखना होगा? 0 रखना होगा। 0 रख दो, तो आपको पता है 0 इंटू वाई क्या होगा? ऑब्वियसली बात है 0 ही होता है, तो कोई मतलब नहीं रहेगा। राइट, बात समझ में आ गई? तो यहां पर मैंने देखा y वाली टर्म अवेलेबल नहीं है, तो y वाली टर्म अपने अवेलेबल करवा दी, यहां पर 0y रखी। और c कांस्टेंट टर्म यहां पर 2 है, तो 2 इज इक्वल टू 0। तो मैंने देखा भैया a बता दो जल्दी से, तो a है x का कोएफिशिएंट यहां पर 3, और b जो है वो y का कोएफिशिएंट होता है 0 है, और c यहां पर क्या है सर? c है हमारा पॉजिटिव। क्लियर है बात? इस तरीके से अपने को यहां पर लिखना है बस। और क्या है बताओ? 6 के बाद में 7th पार्ट है y माइनस 2 इक्वल टू 0। राइट, ये अपने पास में क्वेश्चन। अब देखो सारी की सारी टर्म अवेलेबल है एलएचएस साइड में, यस बिल्कुल सही है, यही होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो सारी की सारी टर्म आपकी लेफ्ट हैंड साइड में है। लेकिन मैंने देखा सर x वाली टर्म अवेलेबल नहीं है, y है। y वाली टर्म अवेलेबल है, कांस्टेंट टर्म अवेलेबल है, लेकिन x वाली टर्म अवेलेबल नहीं है। सर अवेलेबल करवा दूंगा, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा? उसका कोएफिशिएंट 0 रखना होगा सर, 0x रखना होगा। ठीक है, तो मैंने कहा पहले x वाली टर्म मतलब 0x, और फिर 1y या y लिख दो, ओनली ये y लिखा हुआ है, और फिर -2 इज इक्वल टू 0। कुल मिला के हमने ax प्लस बी वाई प्लस सी के इक्वल में रख दिया है। अब यहां पर हमने कंपैरिजन करवाना है, a जो होगा वो कोएफिशिएंट ऑफ x होता है, तो x का कोएफिशिएंट यहाँ 0 है, तो 0। b जो होगा वो कौन होगा? y का कोएफिशिएंट। बताओ सर y का तो नजर ही नहीं आ रहा है कोएफिशिएंट, और जिसका नजर नहीं आएगा उसका मालिक कौन होता है? 1 होता है। तो यहां पर ऑब्वियसली बात है 1 होगा, तो y क्या, b क्या हो जाएगा हमारा? 1। और c हमारा क्या है? c कांस्टेंट टर्म -2। ये लीजिए, हो गया अपना ये क्वेश्चन, ए बी सी हमने फाइंड कर दिया। नेक्स्ट है हमारे पास में 8th क्वेश्चन, 5 इज इक्वल टू 2x। राइट, ये क्वेश्चन। तो मैंने देखा सबसे पहला काम हमें क्या करना है? सारी टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाना। क्या करना है? सारी टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाना। तो एक काम करो, इसको इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा माइनस का 2x, ये है प्लस का 5। सर लेकिन यहां पर y वाली टर्म नजर नहीं आ रही मेरे को, क्या करूं? अरे भैया अपनी तरफ से इंसर्ट करवा दे, y का कोएफिशिएंट 0 रख के। ये लो जी सर, 0y रख दिया। और जो कांस्टेंट टर्म है देखो, एक्चुअली में इसको मैं इधर लेके आया तो -2x हो गया, और ये प्लस का 5। राइट, और इज इक्वल टू 0। ये लो, कोई परेशानी? चलो बहुत बढ़िया। अब यहां पर देखो क्या होगा, x जो a है वो x का कोएफिशिएंट यहां पर नजर आ रहा है मेरे को -2, तो मैंने लिख दिया। b मेरे को नजर आ रहा है सर 0, 0 लिख दिया। और c मेरे को कांस्टेंट टर्म नजर आ रही है 5, तो मैंने 5 लिख दिया। क्लियर है बात? बस इस तरीके से हमने यहां पर एक तरह से a b c यहां पर फाइंड किया। ठीक है, इस तरीके से हमारे को यहां पर क्या करना होता है? फाइंड करना होता है। तो इसी के साथ में हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। राइट, इसमें 2 क्वेश्चंस थे, हमने डिस्कस कर लिए, बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चंस थे जिनको हम कहेंगे। तो मैं फिर से रिकमेंड कर रहा हूं आपको, फिर से मैं बोल रहा हूं इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देखना। वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस वहां पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपको दिखेंगे, बहुत अच्छे लेवल के वहां पर क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है वो एक तरह से। अगर वो देख लिया तो सारी चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।